This is the Apple tax. The Apple tax money. And what's going to happen with it? And the government will say, well, we'll get the best advice. So they'll get the best advice from parties who are anxious to have the snouts in the trough there. We'd like to make some money. If you lodge the 14 billion in a bank, that then becomes a profit. Apple Sales International made a profit of 16 billion euros. Less than 50 million euros were allocated to the Irish branch. It's a difficult one for a politician. Well, no, I get it has to be infrastructure, because it can't be used on recurring expenditure like wages or anything like that. It must be a one-off project because it's a one-off income. We'll never see this kind of income again. 13 billion euro. It's a lot of money, but how should the government spend it? It could build 43,000 homes, construct 6 more state-of-the-art national children's hospitals, or fulfil a nearly 20-year-old promise to give Dublin a Metrolink. And it could even cover the cost of building 36,620 more bike sheds in government buildings, or bail out RTE 431 more times. There was vocal dissent when the then government decided to appeal Brussels' claim that Ireland had done a special tax deal with Apple. Today, the other parties weren't shy in putting the boot in. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एक कंट्री की जो इलेक्शन है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी नवंबर 29 को आयरलैंड में इलेक्शंस होने वाला है। नौ इस इलेक्शन में जितने भी कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल पार्टीज है ये अपने अपने जो सिटीजन्स है उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एप्पल की कंपनी है उससे जो विंडफॉल टैक्स मिला उसे ये एक्सपेंडिचर में लगाएंगे, उससे खर्चा कहाँ करेंगे, क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंड करेंगे, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे या हेल्थ केयर में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट ना। व्हाट इज दिस एप्पल टैक्स इज ऑल अबाउट, मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए, वर्ल्ड वाइड जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं ये अपनी ऑपरेशंस को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ओवरऑल ग्लोबली उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है ये मिनिमाइज हो सके ना। काफ़ी बार ये टैक्स प्लानिंग तो करते हैं लेकिन अक्सर कभी कभी इनके पास इनसे टैक्स अवॉइडेंस भी हो जाता है और टैक्स इवेजन भी हो जाता है, जिसके कारण वर्ल्ड में आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार जो कंट्री के कोर्ट्स होते हैं वगैरह ये रूलिंग पास कर देते हैं अगेंस्ट कंपनीज, जिसके कारण कंपनीज को रेट्रोस्पेक्टिवली भी काफ़ी बार टैक्स पे करना पड़ता है और ह्यूज इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है उसके साथ। नो, यहाँ पर एप्पल भी कोई नया नहीं है। एप्पल की अपनी खुद की काफ़ी जगह प्रेजेंस है, लेकिन एप्पल ये करता है कि उसकी पेरेंट कंपनी जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, बट यूरोप में ये एक और ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करता है। यूरोप में स्पेसिफिकली अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड में इसने 2 एंटिटीज को खड़ा किया, इनकॉर्पोरेट किया बेसिकली। एक एंटिटी का नाम था एप्पल सेल्स इंटरनेशनल ASI, सेकेंड एंटिटी का नाम था एप्पल ऑपरेशंस यूरोप। नो, ये जो ASI है एप्पल सेल्स इंटरनेशनल, ये इसकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर जो भी सेल्स वगैरह जो होते थे एप्पल के प्रोडक्ट्स के, लाइक इन अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया एक्सेट्रा, उसको हैंडल करे। लेकिन और ये जो एप्पल ऑपरेशंस यूरोप है इसका ओवरऑल जो असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसे देखता था। यहाँ तक तो ये ऑपरेशंस बेसिक समझ में आ जाता है। अब आयरलैंड में जो है ये काफ़ी बार ये कॉर्पोरेट के जो टैक्सेस है उससे फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहा जाता है। टैक्सेस उतने ज़्यादा होते नहीं है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैच ये होता है कि एप्पल की जो पेरेंट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, अब ये जो इस ASI है इसको ये लाइसेंसिंग देता है, जो बेसिकली जो इसकी IPs वगैरह होती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, इनको यूज़ करने के लिए ये लाइसेंस देता है ASI को, जिसकी बदौलत ASI जो है ये एप्पल की प्रोडक्ट्स वगैरह बेच पाएगा। नाउ यहाँ पर मैं छोटी सी बात और करता हूँ। देखिए, आप में काफ़ी लोगों को पता होगा कि टैक्स जो है हमारी काफ़ी कंट्रीज़ में रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर लगता है। कुछ कंट्रीज़ में बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन लगता है, काफ़ी कंट्रीज़ में ये बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस लगता है। फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में रेसिडेंट हूँ, मेरी रेसिडेंशियल स्टेटस अगर रेसिडेंट है तो वर्ल्ड वाइड अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पैसे भी कमाऊँ तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आयरलैंड की बात करें तो जो कंपनीज है उनके ऊपर टैक्स लगता है बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, नॉट बेस्ड ऑन देयर इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां टैक्स लगेगा बेस्ड ऑन देयर इनकॉर्पोरेशन रादर देन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब यहां पर होता यह है, आयरलैंड में ये जो 2 कंपनीज है इनकी इनकॉर्पोरेशन तो आयरलैंड में होती है, बट प्रॉब्लम यह था कि ये जो ASI है इसको इस तरीके से दिखाया गया कि इसकी एक हेड ऑफिस भी है और उस हेड ऑफिस का जो पूरा मैनेजमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में। द मोमेंट आप इस तरीके से कर दो और ये जो हेड ऑफिस आप दिखा दो, लेकिन ये जो हेड ऑफिस थी
ये कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था इसका, बस एक पेपर में एक एंटिटी बता दिया गया था, कोई एम्प्लॉयज नहीं थे, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन ASI ने कहा इसकी एक हेड ऑफिस है जो कि मैनेज होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो बेस्ड ऑन डैट इसकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये आयरलैंड में नहीं आती, तो आयरलैंड में इसके ऊपर टैक्सेस तो लगना नहीं है, अवॉइड हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज वन फैक्टर। अब होता यह था कि जब भी इसे लाइसेंसिंग मिल गया था IPS वगैरह यूज करने के लिए, तो ये जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचता था तो उसकी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगी, कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे। देखिए जब ये अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा वो होगा इन द बुक्स ऑफ ASI। बट ये तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, लेकिन इसके साथ कुछ और ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल लाइक IP जब इसे मिल रहा है तो उसके बदले इसे रॉयल्टी भी तो पे करना पड़ेगा। तो जब ये रॉयल्टी पे करेगा तो भैया उसके ऊपर कुछ रॉयल्टी चार्जेस लग जाएंगे, तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट है ये भी कम हो जाता है इसके ऊपर। सेकेंड, इसकी जो पेरेंट कंपनी थी US में एप्पल, उसके साथ इसने कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट को भी साइन किया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट, जो भी इन IPS को डेवलप करने के लिए कॉस्ट वगैरह लगते थे उसमें कुछ पोर्शन जो है ये भी टॉप बियर करेगा ASI। ये जस्ट ए काइंड ऑफ ए फॉर्मेलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अपनी जो टैक्सेबल प्रॉफिट है इसको कम करने के लिए, प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए। दैट इज अ थिंग इट्स। और भी इन दोनों ट्रांजैक्शंस को छोड़कर भी कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते थे। तो यहां तक तो आपको बेसिक पता चल गया होगा। नो द फैक्ट इज पेरेंट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, एक और एंटिटी है आयरलैंड में ASI, ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रही है। जब ये प्रोडक्ट्स वगैरह बेचता है उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, लेकिन कुछ खर्चे तो इसने दिखा दिया, रॉयल्टी, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस लाइक मैनेजमेंट चार्जेस एक्सेट्रा, और ये कुछ कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट एक्सेट्रा। लेकिन जो प्रॉफिट बनते थे, जो प्रॉफिट बच रहे थे इसके बाद में, यहां पर ASI ये कहता है कि इसकी जो हेड ऑफिस है ये हेड ऑफिस को एट्रीब्यूट होता है ये प्रॉफिट वगैरह, क्योंकि हेड ऑफिस जो है ये पूरी मैनेज करता है। लेकिन हेड ऑफिस कहाँ था रियल में? रियल में कोई हेड ऑफिस नहीं था, ये बस एक स्टेटलेस एंटिटी था, वर्चुअल लेवल पे था, कोई इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। अब जस्ट बिकॉज हेड ऑफिस भैया आयरलैंड में है नहीं, तो बेस्ड ऑन इन जो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, तो ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ नहीं आयरलैंड का, तो आयरलैंड में इसके ऊपर टैक्स लगा नहीं। एट द सेम टाइम सिंस इसकी जो इनकॉर्पोरेशन है, कोई फिजिकल इनकॉर्पोरेशन तो था नहीं, जब इनकॉर्पोरेशन ही नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसके ऊपर टैक्सेस जो है ये लगने वाले नहीं थे। तो आपके यूरोप में टैक्स नहीं लग रहे हैं, आपके यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्स नहीं लग रहे हैं, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिला एप्पल को यहाँ पर। अब इसके चलते इवन यूरोपियन यूनियन ने कहा इन द ईयर 2016 आई बिलीव कि एप्पल को 13 बिलियन यूरोस के आसपास पे करना पड़ेगा आयरलैंड को। लेकिन आयरलैंड ने बोला नहीं है, ये इट इज़ नॉट अनफेयर, इट इज़ नॉट इलीगल एक्सेट्रा। तो एप्पल को भी ये पसंद नहीं था, एप्पल को भी ये डिसएग्रीमेंट में था। एट द सेम टाइम आयरलैंड भी इसे डिसएग्री कर रहा था, तो ये मुद्दा काफ़ी लंबा चला। एंड फाइनली इन द ईयर 2024, आई थिंक इन द ईयर 2021, इन द ईयर 2024, आई थिंक जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, जो यूरोपियन यूनियन का जो टॉप कोर्ट है, यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसने भी इस रूलिंग को अपहेल्ड किया और कहा कि एप्पल को जो विंडफॉल टैक्स है ये पे करना पड़ेगा, जो भी 13 बिलियन यूरोस वगैरह है। तो एप्पल ने इन पैसों को पे तो कर दिया, अब ये एस्क्रो अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन ये आयरलैंड में रिलीज करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जब इतनी फंड मिल रही है, इट्स ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 15% ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आयरलैंड स्पेंडिंग। तो जब भैया इतनी बड़ी स्पेंड है तो इसका बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज तो उठाएंगे, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खर्चा करेंगे, यहाँ खर्चा करेंगे, वहाँ खर्चा करेंगे। सो दैट्स माय डियर फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मुझे लगा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कुछ कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर जो है, जो प्रॉफिट शिफ्टिंग वगैरह किया एप्पल ने, फाइनली किस तरीके से इसके ऊपर टैक्सेस लगे, एंड हाउ दिस टैक्स मैटर, टैक्स रेवेन्यू बिकेम ए मैटर फॉर दिस आयरलैंड इलेक्शन। दैट्स इट। आपके कुछ व्यूज होंगे, कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।